नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आज हम बात कर रहे हैं एक ग्लोबल स्टेज, दुनिया के दो सबसे महान देशों की और उन दोनों के बीच में एक बयान की जिसने दुनिया भर में एक अलग जंग छेड़ दी है। दुनिया भर का ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है एक बयान, और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि एक जंग जो मैदान पर छिड़ी हुई है, इसका असर पूरी दुनिया झेल रही है। आप समझ ही चुके होंगे, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जापान की पीएम शनाई टकाची की, जिनको हंसते हंसते डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ये कह दिया कि सरप्राइज, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरप्राइज क्या होता है। आपने तो पर्ल हार्बर का अटैक किया था हम पर। तो ये जो एक बयान है, ये बहुत सारे मायनों में देखा जा रहा है। और पर्ल हार्बर का अटैक क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस 100 साल पुरानी लड़ाई के बारे में जानना है। जापान के प्रधानमंत्री एक फ्रेंडली डिप्लोमेटिक विजिट पर अमेरिका गई थी, और इस विजिट के दौरान कुछ पत्रकार भी उनके साथ जुड़े हुए, और इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल आया जिसमें जापान के पत्रकार मोरियो चिजीवा ने एक सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर जापान आपका अलाय है, आपका करीबी पार्टनर है, तो क्या आपने ये ज़रूरी नहीं समझा कि आपको जापान को बताना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए कि आप वॉर की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपने वॉर के पहले क्यों नहीं बताया जापान को, क्यों इत्तला नहीं की कि आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान को अटैक करने वाले हैं। और बस इसके बाद एक तरीके से गुस्सा निकल पड़ा, लेकिन हंसते हंसते उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया, सरप्राइज, हम ईरान को सरप्राइज देना चाहते थे। और सरप्राइज के बारे में जापान तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तकरीबन 100 साल पहले जापान ने अटैक किया था अमेरिका पर, और इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरी कहानी क्या है। इस जवाब ने एक ग्लोबल डिबेट को न्योता दे दिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे एक ऑकवर्ड डिप्लोमेसी कहा, कुछ लोगों ने कहा कि एक अननेसेसरी, इमेच्योर या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स है, इसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बस ट्रंप बीइंग ट्रंप है, यानी ट्रंप अगर इस तरीके का जवाब देते हैं तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, ये ट्रंप की शैली है और इसी तरीके के जवाब ट्रंप से अपेक्षित होते हैं। सवाल अब ये है कि क्या इतिहास के जख्मों को इस तरीके से कैजुअली याद किया जाना चाहिए, और वो भी खुद को एक सुप्रीम पावर बताने वाले देश के एक राष्ट्रपति को, क्या इस तरीके से बयानबाजी में उलझना सही है? फिर इतना ज़्यादा आहत होकर जवाब क्यों दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? दरअसल ट्रंप का ये जवाब उनके इतिहास में अमेरिका की नींव में दबा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक जवाब नहीं है। अमेरिका के लिए पर्ल हार्बर अटैक एक बहुत गहरा जख्म है, और अमेरिका के इतिहास में ये किस तरीके का असर कर चुका है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 दिसंबर 1941 में हवाई के पर्ल हार्बर पर एक आम सी सुबह थी। मिलिट्री की अपनी एक्सरसाइजेस चल रही थी, और फिर अचानक से आसमान से बरसने लगे बम के गोले। अटैक किया था जापान ने, टारगेट था यूनाइटेड स्टेट्स का नेवी बेस। 2400 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई, बैटलशिप्स तबाह हो गए, और अमेरिका को बिना वार्निंग एक बड़ा झटका लग गया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, एक सदमा था, एक शॉक था, जिसने अमेरिका को अंदर तक झकझोर दिया था, और अमेरिका कभी अपेक्षा भी नहीं कर रहा था कि इस तरीके का उन पर हमला होगा। इस अटैक के सिर्फ एक दिन बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कांग्रेस में खड़े होकर ये कहा, दिस इज अ डेट which will live in infamy। मतलब ये एक ऐसी तारीख है जो इतिहास के पन्नों में इनफेमस डेट की तरह, शर्मनाक तारीख की तरह, एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तारीख की तरह दर्ज रहेगी। एक तरीके से जापान के इस हमले को अमेरिका ने एक कायरता का कदम बताया और उसकी कड़ी निंदा की, और फिर अमेरिका ऑफिशियली एंट्री कर गया वर्ल्ड वॉर 2 में। ये वो मौका था जब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक ट्रू ग्लोबल वॉर बन चुका था। उस वक्त तक यूनाइटेड किंगडम अकेला लड़ रहा था, जर्मनी के खिलाफ था, रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को बस इसी बात का इंतजार था, एक उम्मीद थी कि अमेरिका इस वॉर में किसी भी हाल में आ जाए। और जब पर्ल हार्बर का अटैक हुआ और यूएस ने इस पूरे वॉर में एंट्री ली, तो चर्चिल ने बाद में लिखा, सो वी हैड वन आफ्टर ऑल, मतलब
गेम अब बदलने वाला है, इस बात की उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई, एक भरोसा बन गया कि अब पूरा का पूरा वॉर और उसकी दिशा बदल चुकी है या बदलने वाली है। अमेरिका के आने के बाद क्या क्या बदला? मिलिट्री पावर ड्रामेटिकली बढ़ गई थी, वेपन्स, रिसोर्सेज, फंडिंग भी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई और अलाइड फोर्सेस अब स्ट्रांग हो गए। धीरे धीरे जर्मनी और जापान कमजोर दिखने लग गए। एक अटैक और पूरे वॉर की दिशा ही बदल गई। पर वॉर के बाद पिक्चर पूरी तरीके से कैसे पलटी वो देखना ना भूलें, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन ये पहले जानना जरूरी है कि जापान की आखिर अमेरिका के साथ क्या दुश्मनी थी, जापान ने पर्ल हार्बर पर आखिर अटैक क्यों किया। दरअसल जापान उस वक्त में साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड कर रहा था और इसमें चीन, मलेशिया जैसे देश जो हैं उनमें विस्तार की वो तैयारी में था। अमेरिका द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंध यानी ऑयल एम्बार्गो जो है उसके कारण जापान की सैन्य शक्ति और इकोनॉमी अच्छी खासी खतरे में थी। अब साउथ ईस्ट एशिया के जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे उन पर कब्जा करने के लिए जापान को अमेरिका के दखल का डर था। मतलब उनको ये डर था कि अमेरिका यहाँ पर भी आकर नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा नहीं कर ले। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट को अगर हम पहले ही अटैक कर दें तो इस खतरे से हम बच पाएंगे और इसीलिए अमेरिका युद्ध में रुकावट ना बन सके, इसीलिए उन्होंने पहले अटैक कर दिया। हालांकि इसी वॉर ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में खींच लिया और फिर यही बना जापान की हार का एक बहुत बड़ा कारण। आपको याद होगा कि पर्ल हार्बर ही वो अटैक है जिसके रिवेंज की आग लगातार अमेरिका के अंदर इतनी बुरी तरीके से सुलग रही थी कि 1945 में अमेरिका ने हमला कर दिया। ऐसा वैसा नहीं, एटॉमिक बॉम्ब के जरिए अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा जैसे शहरों पर अटैक कर दिया और इसके बाद जापान को पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर करना पड़ गया। लेकिन इसके बाद की कहानी और ज़्यादा दिलचस्प है। अब जापान पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, हार चुका था, सरेंडर कर चुका था। अब इसको तोड़ने के बजाय अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने खेली अपनी चाल। अमेरिका ने उसे तोड़ने के बजाय फिर से जोड़ा, जापान को मदद की, वहां पर जापान को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए, जापान को एक स्ट्रॉन्गर देश बनाने में अमेरिका ने सपोर्ट किया। डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई, इकोनॉमी ग्रो हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बाद यहाँ पर डेवलप हुआ और इसी की बदौलत आज जापान और यूएस बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अलाइज के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो अब सोचिए, कल के दुश्मन आज के सबसे बड़े दोस्त और यही दोस्त इनके प्रभारी जब कल मिले तो इस तरीके का ताना कसा गया, इस तरीके का स्टेटमेंट आया, तो जाहिर सी बात है, बहुत स्वाभाविक है कि दुनिया भर में लोगों की भौहें खड़ी हो गई और लोगों ने सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर दिया कि अब जापान और अमेरिका के रिश्तों पे तो इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। जापान ने खुद इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने से अभी तो अपने आप को रोका है। किसी तरीके का रिएक्शन जापान की ओर से नहीं आया है। हो सकता है जापान इसको डाउन प्ले करना चाह रहा हो सकता है वो इस वक्त में किसी तरीके का पंगा लेने के मूड में ना हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि क्या इस तरीके की बयानबाजी दो डिप्लोमेटिक देशों के रिश्तों पे असर डालती है और क्या हिस्ट्री को इस तरीके से उछालना सही बात है। लेकिन एक बात सबको इसमें समझ आई है कि इतिहास कभी ना पुराना होता है ना कभी पूरी तरीके से दफन होता है। मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है उसको बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की छवि को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले तो दुनिया भर में एक बहुत अच्छे व्यापारी के तौर पर, एक बहुत ही शातिर, एक बहुत ही होशियार व्यापारी के तौर पर देखा जाता है। वो सबके साथ रिश्ता बना के रखते हैं, वो सबको कहते हैं कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं, इनके साथ मेरी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। हमने इलन मस्क को देखा है, उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे पारिवारिक रिश्ते थे। हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते देखे हैं। वो हमेशा आज भी कहते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, हमारे देशों के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब भी बात आती है टैरिफ्स की, जब भी बात आती है इन रिश्तों को आगे बढ़ाने की, तो वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगा देते हैं या फिर बाउंड्री दिखा देते हैं।
क्या ये जो बयान था या ये जो सरप्राइज कहने का तरीका था, क्या ये जापान को एक तरीके से इशारा था, ये कहने का तरीका था कि आपकी हमारी दोस्ती ठीक है, लेकिन आप हमसे सवाल नहीं पूछ सकते, हम हमारे देश के क्या फैसले लेंगे, किस पर अटैक करेंगे, किसके साथ दोस्ती बनाएंगे, किसके साथ दुश्मनी का फैसला लेंगे, ये फैसले हमारे होंगे और हम किसी को बताने के लिए मजबूर नहीं हैं, एंड दैट इंक्लूड्स जापान टू। तो ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तौर पर उन्होंने कहा है और वो अपनी बाउंड्रीज बहुत ही क्लियर रखना चाहते हैं। आखिरकार वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमसे सवाल पूछने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। वी आर द सुप्रीम लीडर्स, वी आर द सुप्रीम पावर एंड वी आर अमेरिका। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में? आप ज़रूर बताइए। आपके सुझाव और आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और अगर आपको भी किसी विषय पर और ज़्यादा इस तरीके के एक्सप्लेनर वीडियोस चाहिए, अगर कोई कहानी सुननी है, तो ज़रूर मुझे बताइए। मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का एंड आपके फॉलोज़ का। प्लीज़ फॉलो मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।